हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि काफी रिटेल पार्टिसिपेशन है स्टॉक में और ज्यादातर लोग ऊपर के भाव पे, अभी 123 124 चल रहा है और 156 157 का हाई इसने लगाया था, 188 का हाई लगाया था। तो उस रेंज में काफी रिटेल स्टॉक के जो लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं और काफी क्यूरियोसिटी भी उनको रहती है कि क्या होगा इस स्टॉक का, क्योंकि लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया था और बड़े धूम धड़ाके से इसने 188 का ऑल टाइम हाई मारा था और लिस्टिंग गेन्स भी इसके 100% ही थे ऑलमोस्ट। तो आइए शुरू करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे चर्चा मेरे साथ इन पैसे की बात। फ्रेंड्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इनकॉर्पोरेट हुई है 2018 में और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करती क्या है? मान लीजिए आपको घर बनाना है तो आपको लोन देंगी। मान लीजिए बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट के सिग्नेचर होम्स या एसबीपी होम्स, ये सब ऐसे जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, इनको जब लैंड पार्सल्स खरीदने होते हैं और वहां पे डेवलपमेंट करना होता है तो ये लोग लोन लेते हैं, तो वो लोन देती है। या फिर अगर कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहता है, मान लो किसी के पास घर है, वो अपना घर गिरवी रख के अगर पैसे लेना चाहता है तो ये कंपनी ये काम भी करती है। तो ये तो हो गया इसका काम। अब इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, मेन बात। देखिए, ये कोई बैंक नहीं है जो यहाँ पे लोग फिक्स डिपॉजिट करा दें और फिर इनके पास उसका रिजर्व आ जाए तो फिर वो उससे किसी और को दे दें। इनका सीधा सा काम है कि ये सामने वालों से, बैंक से पैसा उठाते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को दे देते हैं और जो बीच का मार्जिन बचता है वही इनकी कमाई होती है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऐसे काम करती है। इनको एक फायदा ये होता है कि ये जो लोन देते हैं ये अगेंस्ट कोई टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट देते हैं। मतलब इनको पता है कि हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं या घर के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं या कोई शॉप के अगेंस्ट, कुछ भी, मतलब फिजिकल फॉर्म में वो चीज है। तो इनका जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो काफी कम रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनको रिकवर करना होगा तो वो, मान लीजिए अगर सामने वाला पैसे नहीं दे पा रहा है तो वो घर बेच के भी वो पैसा कुछ अपना रिकवर कर लेंगे, जो या लैंड बेच के वो पैसा रिकवर कर लेंगे। तो ये एक इनको एडवांटेज है। तो ये बात हो गई कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर। अब आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। सबसे पहले तो इसका मैं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम ग्रोथ देखूं तो वो 26% का है, जो बहुत ही सही है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12-13% का है, तो ये भी अच्छा है। और रिटर्न ऑन एसेट्स इसका 2.4% का है, तो ये भी अच्छा है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कि वो इतना आरओए और आरओई जनरेट कर रही है और इतना कंसिस्टेंट 26% एयूएम ग्रोथ दिखा रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये 4% का बना के रखते हैं, मतलब जो जहां से पैसा उठा रहे हैं और जहां आगे दे रहे हैं उसके बीच में 4% का डिफरेंस रखते हैं। पूरे ईयर में इन्होंने रखा और वही इनका प्रॉफिट में आता है। इसके बाद अगर आप इनका एयूएम का ग्रॉस एनपीए देख लीजिए। पहले ग्रॉस एनपीए इनका सिर्फ 0.29% है, तो ये काफी कंट्रोल में है। अगर आप किसी सरकारी बैंक का देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे, या सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देख लीजिएंगे तो वहां पे ग्रॉस एनपीए काफी होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती हैं, तो उनको रिकवरीज में प्रॉब्लम आती है। नेट एनपीए का सिर्फ 0.11% है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एयूएम का इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि ये कैसे कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो उसमें आप देखेंगे होम लोन इनका 22% कॉन्स्टिट्यूट करता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इनका 28% है, और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पे ये 24% है, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को ये देते हैं उसका फाइनेंस करते हैं उनके डेवलपर्स को, उसका 40% 49% तक है। तो ये इनका डाइवर्सिफाइड है पूरा। ऐसा नहीं है कि एक ही या तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ही सारा पैसा दे दिया या होम लोन में लगा दिया सारा पैसा। डाइवर्सिफाइड इनका अच्छा है। तो ये सब बातें हो गई इसकी, जो इनके
फाइनेंशियल डाटा की, तो फाइनेंशियल डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी लग रही है फाइनेंसिस के हिसाब से। उनकी फाइनेंशियल 26 की जो गाइडलाइंस हैं वो भी काफ़ी सही है, कि वो कह रहे हैं हम इसी रेट से 24-25% से AUM ग्रोथ करेंगे, और हमारा ROA भी इतना ही रहेगा, 2.0 के परसेंटेज के बीच में, और लेवरेज और ROE जो है वो 13 से 15% के बीच में रहेगा। तो गाइडेंस इनकी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जब रेट कट हुआ है, जैसे अभी RBI ने रेट कट किया है, तो इनको फायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है। फायदा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स ये उठाएंगे, पीछे बैंक से लेंगे या जहां से भी ये अपनी बोरिंग करेंगे, वो इनको सस्ती मिलेगी, क्योंकि रेट ऑफ रेपो रेट घट गया है। लेकिन जो आगे हाउसिंग लोन देंगे वो भी सस्ता हो गया है, तो ये ट्रेड ऑफ होएगा। लेकिन इनका जो ROE जो इतना 13% के राउंड है, उसकी वजह से नेट नेट इनको प्रॉफिट ही होने वाला है इस रेट इंटरेस्ट कट से। दूसरी बात यह है कि डिमांड बढ़ जाएगी अब होम लोन्स की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग सोचते हैं कम लोन लेने पे हम ज्यादा जो घर बनाने का उनका 2 साल बाद सोच रहे थे वो अभी से चालू कर देंगे उसके लिए। तो अब इसका ये तो हो गया फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम इसका जरा देख लेते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, क्या ये कंपनी सस्ती है कि महंगी है। देखिए, इसका मार्केट कैप हो रखा है 1 लाख करोड़ के ऊपर से, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 4.11 है। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को हमेशा ही बोरोइंग करके काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको पैसे ही चाहिए, क्योंकि आगे भी उसने पैसे ही देने हैं। तो 4.1 डेट टू इक्विटी ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम 6 to 7 तक जाएगा। इससे आगे उधारी लेना इनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कि पे जो इंटरेस्ट होता है फिर वो चुकाने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो फिर यहाँ तो इनको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी तब, अगर और कैपिटल रेस करना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में बजाज फाइनेंस के पास के 86.75% शेयर है, और बाकी रिटेल के पास इसके 10% के अराउंड है, और बाकी FIN और DIN ने थोड़े थोड़े ले रखे हैं। तो ये अच्छी बात है कि बजाज फाइनेंस जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके पास अभी भी होल्डिंग स्ट्रांग है, तो प्रमोटर काफी स्ट्रांग है उनका। प्राइस टू बुक इसका देखेंगे तो 5.5 टाइम्स ऐसे चल रहा है, तो 5.25 टाइम्स चल रहा है, तो ये काफी हाई है किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। तो इस भाव पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी फुली वैल्यूड है। हाँ, अगर कोई डिप आता है इसमें, या फिर कभी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खराब होने से कंपनी का भाव नीचे आता है, तो ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ जाती है। तो जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हैं उनको शायद हो सकता है 1.5-2 साल वेट करना पड़े, कि कंपनी जब अपना बुक वैल्यू बढ़ाएगी, और तभी इसका प्राइस और बढ़ेगा जो प्रीवियस हाई को है। अगर बुल रन आ गया तो अलग बात है, नहीं तो जो जो वैल्यूएशन देखने में यही दिख रहा है कि जब बजाज फाइनेंस अपने शेयर बेचेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, तो इनकी बुक वैल्यू बढ़ेगी, और फिर वहां से इनका जब बुक वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइस टू बुक को सेम रखने के लिए प्राइस को भी बढ़ना पड़ेगा वहां से। तो ये बात देखने वाली है कि जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हैं उनको 1.5 से 2-3 साल का वेट करना पड़ सकता है, कि उनका भाव आए और उस पर कुछ वो प्रॉफिट ले पाए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, और भी मैं ऐसा कंटेंट ताकि बनाऊं और आपको ला सकूं। धन्यवाद।